टारगेट तो रहेगा ही कि होमवर्क अगर मिल रहा है तो उस होमवर्क का हमको कम से कम 70-80% तो कंप्लीट करना ही करना है। मैं जो होमवर्क देता हूँ, मेरा होमवर्क ज्यादा नहीं रहता, मुश्किल से 5 या कभी 10 क्वेश्चन का होमवर्क रहता है। उसको बैठ के करना है, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़ना है, एटलीस्ट कोशिश तो करना है। नहीं आएगा, दूसरे दिन भी नहीं आएगा, तीसरे दिन भी नहीं आएगा, चौथे दिन भी नहीं आएगा, 10 दिन के बाद से आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, 12 दिन में और समझ में आने लगेगा, 15वें दिन और समझ में आने लगेगा, 20 दिन के बाद जब तुम्हारा फ्लो बन जाएगा ना, तो सारी चीजें तुमको समझ में आने लगेगी कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। शुरू में तो सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे नोट्स कैसे बनाए सर, होमवर्क की कॉपी अलग बनाए, क्लास वर्क की कॉपी अलग बनाए, सारी बातें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेकिन अभी कोई बच्चा ना होमवर्क दिखा रहा है, ना होमवर्क क्लास नोट्स दिखा रहा है, ना होमवर्क की शीट दिखा रहा है, ना शॉर्ट नोट्स दिखा रहा है, ना प्रॉपरली किसी तरीके का ढंग के क्वेश्चन कर रहा है या मुझे बता रहा है। तो अभी शुरू में अगर तुम लोग ढीले पड़ जाओगे तो मामला अच्छा नहीं रहेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग जेईई मेंस का जो पढ़ाई है उसके पैटर्न से तुम लोग रूबरू हो रहे हो। अभी तुम इंट्रोड्यूस हो रहे हो कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, करना क्या है, करना कैसे है, उसके हैबिचुअल बन रहा है। तो अभी तुम लोगों को डामाडोल नहीं होना है, रास्ते से डगमगाना नहीं है, उसी रास्ते पे डटे रहना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना है, करते रहना है। 1.5 साल बाद देखोगे हो जाए। यही हमेशा से किसी भी चीज को अचीव करने का हमेशा से यही सक्सेस मंत्र रहा है। करते रहो, करते रहो, आए नहीं आए, बोर लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, झुंझलाहट हो रही है, परेशान कर रहा है, बहुत फोकस मांग रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, टारगेट होता रहेगा, ये सारी चीज सबके साथ होती रहेगी। तो तुमको हटना नहीं, हार नहीं मानना। ज्यादा तब परेशानी हो रही, रेस्ट ले लो एक दिन का। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिस दिन तुमको परेशानी ज्यादा हो पढ़ाई लिखाई में, उस दिन तो और ज्यादा पढ़ो, उस दिन तो और ज्यादा करो, जिद कर लो उस दिन की, नहीं आज तो हम करेंगे ही करेंगे, और आज परेशान है तो आज ज्यादा करेंगे। और माइंड अभी तुम लोग का भी ऐसा यंग एज के पर्सन हो, अभी तो बस 11th में हो, तो अभी थोड़ा फ्रेश माइंड है, बहुत ज्यादा तुम लोगों को डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो आज तुम लोगों को लगता है हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ परेशानी नहीं है, आगे लाइफ और ज्यादा मुश्किल होने वाली। अभी बहुत आराम है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत रिलैक्स है। जितना ज्यादा अपने फ्री जो भी माइंड है, फोकस है, उसको एक जगह रख सकते हो, उतना ज्यादा उसको रखने की आदत बना लो, उसको रखने की हैबिट बना लो। और किसी भी चीज में अगर एक डीपली समझ करके, उसको करके, उसमें आदत बना करके और फोकस बना करके अगर तुमने एक बार किसी चीज में सक्सेस ले लिया ना, तो फिर किसी भी फील्ड में वही सेम अप्लाई करके उस फील्ड में भी सक्सेस ले सकते हो। ये हमेशा से सक्सेस मंत्र रहा है, हमेशा से किसी चीज को पाने का मंत्र रहा है, हमेशा से किसी चीज को पाने का स्ट्रैटेजी रही है। बस यही चीजें, यही बातें तुमको ध्यान में रखना है और बिल्कुल मोटिवेट होकर के पढ़ना है। बात समझ में आई? यस सर। फिर टीचर बता रहे थे कि अगर जेई की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो +2 के बोर्ड्स में कम मार्क्स आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, +2 का बोर्ड का मार्क्स कम नहीं होंगे। हाँ, टॉपर हो सकता हो नहीं बनो, और या बन भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, करने वाले कर भी सकते हो। लेकिन होता ये है ना कि अगर तुम +2 के मार्क्स तुम्हारे एवरेज भी आ रहे हैं तो ठीक है। मैंने +2 में टॉप किया अपने स्कूल में, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि टॉप किया तुमने। हाँ, मेरिट में आना है, अच्छी बात है, ठीक है, गुड, अच्छी थी, लेकिन आज तक वो चीज मेरे कभी काम नहीं आई, कभी जिंदगी में मेरे को काम नहीं आई चीज। हम ये नहीं कह रहे तुम टॉप नहीं करो, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करो। एक सेट बना लो, एक रूलिंग्स बना लो कि दिन में इतना टाइम बोर्ड्स को देना है, इतना टाइम जेईई को देना है। ये सब करने के बाद जब तुम सारी चीजें करोगे तो तुम दोनों में सक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड्स में भी सक्सेसफुल आ सकते हो, मेरिट में आ सकते हो, और जेईई में भी आ सकते हो। लेकिन कभी ये चीज ना, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 12th के बोर्ड का एग्जाम्स मेरे कहीं किसी खास काम आया नहीं। हाँ, लेकिन जो मैंने तैयारी की थी, जो मैंने प्रिपरेशन किया था, वो मेरे काम बहुत आया, हर जगह काम आया। उसी के बेसिस पे मुझे अच्छा कॉलेज मिला, उसी के बेसिस पे इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसी के बेसिस पे मैंने और भी जगह पे सारी चीजें अप्लाई की और सारी चीजें मेरे काम आई। और वो चीज जो है मुझे लाइफ में आगे बढ़ने में ज्यादा मदद की। ठीक है, बोर्ड है, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है कि 10th 12th का जो मेरिट का मार्क्स रहेगा वो मुश्किल से 1 महीना 2 महीना कोई आपको प्रेस करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। मेन चीज जो होती है कि आपने कितना अपने आप को ट्रेन कर लिया है, अपने आप को कितना हैबिचुअल बना लिया है, अपने आप को कितना फोकस्ड बना लिया है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, किसी भी फील्ड में काम करने की।
चाहे वो आपका बोर्ड्स की फील्ड हो, चाहे आपकी जीमेन्स की फील्ड हो, चाहे आगे आपका करियर हो, या आपके आगे कोई भी स्किल सीखना हो, हेल्थ स्टाइल हो, लाइफ स्टाइल हो, तो किसी भी चीज को सीखने में जो आपने यहाँ पे अचीव किया है वो अचीवमेंट रखा रह जाएगा, लेकिन जो उसमें थ्रू आउट जो सीखा है वो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आए। ठीक है बेटा, तो करना है आपको, हमने भी किया, दूसरे बच्चे भी करते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बोर्ड्स में भी और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जेईई मेंस में भी, तो आप भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। बस इतना ही, यही 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 चीज समझ लेना है तुम लोगों को, फिर सारे काम आसान हो जाएंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बोर्ड्स में अगर थोड़े बहुत मार्क्स कम होकर के अगर आपके जेईई मेंस के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, जेईई मेंस में सिलेक्शन ज्यादा अच्छा हो जा रहा है, तो दैट इज मोर बेटर। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं ऐसे बोर्ड को किसी तरीके से वो नहीं कह रहा हूँ कम है खराब है, आप बोर्ड्स की भी तैयारी करो, बहुत अच्छी करो, लेकिन मेरा ये कहना है कि बोर्ड्स का जो काम है, तो मेरे तो काम नहीं आया आज तक, लेकिन जो जेईई मेंस का मार्क्स है और जेईई मेंस की जो पढ़ाई में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री सीखा, तो आपके इंजीनियरिंग में आगे बहुत काम आने वाली है। शुरू के फर्स्ट ईयर में ऐसा रहता है मामला, जेईई मेंस की जो पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे फर्स्ट ईयर तो एकदम एंजॉय करते हैं, फर्स्ट ईयर में कुछ खास रहता नहीं, वो मेरे बहुत काम आया वहां पे। फिर उसके बाद उसी बेसिस पर मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई की, उसी बेसिस पे फिर थर्ड ईयर में पढ़ाई की, फिर फोर्थ ईयर में भी उसी बेसिस पढ़ाई की, वो मुझे चारों साल काम आई। फिर उसी बेसिस पे आपका अगर करियर शुरू होगा तो वो चीजें आप यूज करोगे, आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो कंप्यूटर साइंस में, आपका मैकेनिक्स अच्छा होगा तो आप उसमें चले जाओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपका ट्वेल्थ का इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट अच्छा होगा तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छा करोगे। अगर आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है और जो सोम वाला पार्ट है, बेटा मेरा यही जॉब है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर चुका हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब करने के बाद अब मेरी यही जॉब है। ठीक है, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मजा ज्यादा आता है, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अगर आपका जो फ्लूइड वाला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ोगे और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है वो अच्छे से पढ़ोगे, तो वो काम आएगा सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट अगर आप जो मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स में जो आप गेट्स वाला पढ़ते हो, लॉजिक गेट्स ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे, वो काम आएगा आपका। तो ये सारी चीजें हर जगह काम आएंगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सीखोगे, अपने आप को हैबिट बनाओगे, अपने आप को ढालोगे किसी भी टाइप के फील्ड में, ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज है। ठीक है, बोर्ड्स भी अच्छी चीज है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड्स से सिलेबस से मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें थियोरेटिकल बहुत होता है। थियोरेटिकल का मतलब कि उसमें ना तुम चीजों को लिखोगे तो एकदम पूरा पिक्चर खिंच जाती है कि अच्छा मोशन की बात कर रहे हैं तो ये मोशन क्यों हो रहा है, अच्छा ये डेरिवेशन है तो ये डेरिवेशन में इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पूरा दिमाग तुम्हारा सेट हो जाए। वो भी अच्छी चीज है, वो भी बहुत बढ़िया चीज है, वो आपको करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे जो सीखोगे वो अप्लाइड सीखोगे कि अच्छा अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो ऐसे हो रहा है तो फिर इसका मोशन कैसे होगा। तो ये वाला मुझे लगता है ज्यादा काम आता है, वो वाला एक लिमिटेड टाइम तक काम आता है, लेकिन काम दोनों आते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा बेटर है ऐसा मुझे लगता है। और जेमेंस तुम कर लोगे, अच्छे से सिलेक्शन कर लोगे, तब तो भाई तुमको 4 साल तुमको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके पेरेंट्स प्राउड रहेंगे 4 साल, उसके बाद भी आपके रिलेटिव्स प्राउड रहेंगे 4 साल, उसके बाद भी आपके फ्रेंड्स प्राउड रहेंगे 4 साल, उसके बाद भी 4 साल तक आपके पेरेंट्स प्राउडली कहेंगे कि मेरे बच्चा मेरी बच्ची एनआईटी में पढ़ती है। बहुत बड़ी बात है एनआईटी में पढ़ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए हर साल करीब 14 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, मुश्किल से 40 से 50 हजार बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, और वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं जो इन गाइडेंस को फॉलो करके, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है, जो रियल लाइफ स्ट्रैटेजी रही है शुरू से अभी तक, वही स्ट्रैटेजी अभी भी मैं बता रहा हूँ, और वही स्ट्रैटेजी बच्चे फॉलो करके अभी भी सिलेक्शन ले रहे हैं। हाँ, उसमें आप अपने हिसाब से चीजें ऐड वैड कर सकते हो, लेकिन जो फंडामेंटल जो स्ट्रैटेजी वो रहती है हमेशा यही रहती है कि आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को हैबिट बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे से घुसना पड़ेगा, और एक टास्क, एक डेली का एक रूटीन बनाना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तैयारी बात समझ में? यस सर, थैंक यू। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलो आज मजा आएगा हमको, क्योंकि आज अब हमको पढ़ाएंगे, आज हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे रिलेटिव मोशन इन 2D के। चलो, अब अपकमिंग टेस्ट में आपका जो आएगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और जो मैंने अभी रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ाया है, और रेक्टिलिनियर मोशन में जो रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ाया है,
तो रिलेटिव मोशन 1D, रिलेटिव मोशन 2D, बेसिकली रिलेटिव मोशन आएगा 1D 2D वाला, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, ये अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि अपकमिंग टेस्ट में आपका आएगा NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो अभी आपका चलेगा दिस वीक 25 तारीख तक। और आपको जो आज मैं पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन, और जो पीछे 2-3 क्लासेस में पढ़ाया मैंने रिलेटिव मोशन, वो आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन 2D, 11 फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, और आज की डेट है 17/1/2025। टॉपिक्स वही है, रिलेटिव मोशन इन 2D, रिवर मैन प्रॉब्लम बताया था, आज मैं आपको रेन मैन प्रॉब्लम बताऊंगा, रेन मैन प्रॉब्लम, और उसके बाद हम करेंगे इसमें क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन पे ये टॉपिक्स पे आए हुए थे, और आज के टॉपिक का ये वेटेज नहीं है, प्रीवियस टॉपिक का वेटेज है। रिकॉल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको मुझे बताना है कि अगर यहाँ पर अगर एक नदी है और नदी में एक पर्सन, नदी की जो वेलोसिटी है वो है u, जो कि राइट साइड में जा रही है, और एक पर्सन इधर v वेलोसिटी से जाने की कोशिश कर रहा है एंगल थीटा पर, तो जो पर्सन ग्राउंड पर है वो ये देखेगा कि जो इफ मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, फाइनल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगी? क्या वो u होगी कि वो v होगी, कि इन दोनों का मिला के इफर्ट जो होगा वो होगी? कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा? इन दोनों का मिलाकर एफर्ट होगा। तो एक वेक्टर u एफर्ट लगा रहा है नदी ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैन एफर्ट लगा रहा है ऐसे किसी एंगल थीटा पर, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के कहीं ना कहीं बीच में से होते हुए आएगा, जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन ये जो रिजल्ट वाली वेलोसिटी बताया, किसने बताया? इस ऑब्जर्वर 1 ने बताया जो ग्राउंड पर है, कि इस ऑब्जर्वर 2 ने बताया जो नदी के अंदर है? सर ऑब्जर्वर 1 ने ग्राउंड पर है। वेलोसिटी ऑफ, और ऑब्जर्वर 1 कहाँ पे है? ग्राउंड पे है कि रिवर में है? ग्राउंड पर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और कब जो ग्राउंड होता है और जो ओरिजिन होता है उसको लिखते नहीं है, तो वीएम भी बोल सकते हैं, वीएमजी भी बोलना चाहो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन कुछ इस तरीके से मोशन करता हुआ जाएगा और इधर पहुंच जाएगा, ये आपने मुझे लास्ट क्लास में बताया था। और ये जो वेलोसिटी आई थी वीएमजी, और ये जो वेलोसिटी थी वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये वाली जो वेलोसिटी है इसका हमने निकाला था वेक्टर एडिशन, क्या था? राइट साइड में वी आर लग रहा है, इस पे हमने मैन ने जो एफर्ट लगाया है वो लगा दिया, तो रिवर का एफर्ट और मैन का खुद का एफर्ट मिला करके जो फाइनल एफर्ट आ रहा था उसको मैंने यहाँ पर येलो कलर से बनाया, और वो येलो कलर से यहाँ पे फाइनल एफर्ट हमने शो कर दिया। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। तो यहाँ से हम वेक्टर एडिशन करेंगे, कौन सा वेक्टर किस में ऐड हो रहा है बेटा? वी आर v प्लस v इक्वल्स टू वीएमजी। तो जो v हो जाएगा, वीएमजी का मतलब vm होता है, वो हो जाएगा vm माइनस वीआर हो जाएगा। सही है बात? यस सर। तो v जो हो जाएगा वो क्या लिखाएगा? vmr लिखाएगा। vm माइनस वीआर क्या होगा? vmr ही तो लिखाएगा। अगर मैं बोलूं आप इसको मैथमेटिकली लिखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो कैसे लिखोगे? vm माइनस वीआर। अगर आपको vm माइनस वीआर दिखेगा तो उसकी जगह vmr लिख सकते हैं। यस सर। तो जो vm माइनस वीआर लिखा है उसकी जगह vmr लिख। तो ये जो वेलोसिटी थी v, ये एक्चुअली में क्या थी? vmr थी। और जो vmr देख के बता रहा है, इस कौन देख के बता रहा है? ग्राउंड पर 1% बता रहा है कि रिवर में 2% बता रहा है? सर 2% रिवर में 2% बता रहा है। इसी vmr को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी vmr को हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या विद रिलेटिव टू, या विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिलेटिव टू रिवर। इसी को हम मैन का एफर्ट भी बोलते हैं कि ये मैन का एफर्ट है। और मैन का एफर्ट सबसे अच्छा तब समझा जा सकता है, मैन का एफर्ट सबसे अच्छा तब समझा जा सकता है जब पानी फ्लो नहीं कर रहा हो। तो इसी चीज को हम एक और नाम देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। हाँ, जब पानी रुका रहेगा ना तब सबसे अच्छा उसके एफर्ट को बताया जा सकता है, तो ये नाम दिया जाता है। और ये नेट वेलोसिटी है, जो वीएमजी था ये क्या था? नेट एफर्ट आया था। ठीक है, और ये ग्राउंड पर फर्स्ट पर्सन देख के बता रहा है। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? बस यही बोलते हैं इसको। करेक्ट है बात? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई बात?
Yes, sir. हाँ चलो, अब मैं कह रहा हूं कि एक नदी है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। एक मैन जो है वो कहता है कि मैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, एफर्ट लगा रहा हूं 60 डिग्री के एंगल पर। तो आपको हमको नेट वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते थे, वीएमजी बोलते थे कि वीएमआर बोलते थे? VMG. वीएमजी, ठीक है, मैं जी लिख नहीं रहा हूं तो वीएम लिख रहा हूं, तो वो आपको बताना है। तो पहले तो आप मुझे रिवर का एफर्ट बताओ, कितना हो जाएगा? 5 cos 5 60. मीटर पर सेकंड। नहीं, रिवर का एफर्ट तो राइट साइड में है और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? ये रिवर है और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 5 cos 60. एक मिनट, फिर से डायग्राम। ये जो है रेड वाला, ये रिवर की वेलोसिटी राइट साइड में है, तो मैंने बना दिया रिवर की वेलोसिटी रेड वाला राइट साइड में, जो कि 5 मीटर पर सेकंड है रिवर की वेलोसिटी, और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बताओ ये जो रिवर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। 0 डिग्री, करेक्ट है बात? तो Yes. तो कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? 5, इस रेड वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 5 मीटर पर सेकेंड। नहीं, कॉस वाला क्या होता है, अगर कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? क्या लिखते हैं? मान लो अगर ये 5 cos theta. हाँ 5 cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0. 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1, कितना हो जाएगा? 5 5 5। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, 5 sin theta. sin theta. एंगल कितना है? 0. 0 तो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0. 0 कितना हो जाएगा? 5 0 हाँ, 0 5 0 से 5 कैसे होगा? 0 size. तो इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये तो सिर्फ राइट साइड में लग रहा है, ये तो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो सीधे सीधे राइट डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या लगाऊं मैं? आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप? I cap. आई कैप। चलो प्लस, अब इसका एफर्ट बताओ, हॉरिजॉन्टल एफर्ट बताओ, जो उसका मैन का खुद का एफर्ट था हॉरिजॉन्टल वाला, आप वो बताओ, हॉरिजॉन्टल एफर्ट कितना हो जाएगा? 4 cos 4 cos 60 degree. 60, हाँ हॉरिजॉन्टल साइड। परपेंडिकुलर एफर्ट कितना हो जाएगा? 4 4 sin sin 60 degree. 60। चलो 4 cos 60 कितना हो जाएगा? सॉल्व करने के बाद 2 हो जाएगा क्या? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो 0 होती है cos 60 की वैल्यू? 1/2. 1/2 होती है ना cos 60 की वैल्यू बन गई, तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Yes sir. हाँ, किस डायरेक्शन में है? आई कैप, जे कैप, Right cap लगेगा लगेगा. I आई cap. कैप लगेगा। और उसी तरीके से 4 sin 60 कितना हो जाएगी वैल्यू 4 sin 60 की? 2√3. 2√3। सॉल्व करेंगे 2√3, आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, जी I cap. तो अच्छा, अब ये 5 आई कैप 2 आई कैप एड अप होके कितना हो जाएगा? 7 I cap. 7 आई कैप 7 आई कैप, और ये कितना बन जाएगा? 2√3 J cap. तो ये आ गया इन दोनों का फाइनल रिजल्ट Vm। और जो फाइनल रिजल्ट Vm है बेटा, वो इन दोनों वेक्टर्स के, ये रेड वाला वेक्टर और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में से कहीं जाएगा, और मैं मान लेता हूं कि अल्फा एंगल बना रहा है। तो जो tan अल्फा होता है वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आसानी से निकल जाता है। ऊपर कौन सा कंपोनेंट रखते हैं? y कंपोनेंट, j कंपोनेंट की x कंपोनेंट, i कंपोनेंट? Y और J. हाँ, तो y वाला, y बोलो चाहे j बोलो, y वाला कितना है वैल्यू? 2√3. और अपॉन 7. 7. निकल गया सारी चीजें, बात समझ में आ गई? Yes sir. Yes. अब मुझे बताओ टाइम के लिए, अच्छा अगर मैं कह दूं ये जो बेटा नदी है, ये जो नदी है, इस नदी की जो विड्थ है, चौड़ाई है, मैं बोल देता हूं 10 मीटर है, तो बताओ फॉर्मूला क्या था? याद है फॉर्मूला? लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे फॉर्मूला बताया था, किसी को याद है फॉर्मूला? Sir, D D upon VMR sin theta. साइन थीटा, ठीक है। डी कितना दे रखा है मैंने? 10. 10। वीएमआर मैन का एफर्ट या मैन का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में एक ही बात है, या मैन की वेलोसिटी स्टिल वाटर में कितनी है? 4.
4 साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? 60 60। तो इसको सॉल्व करो। 10 4 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2 इसको सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा, फाइनली 5/√3 आ जाएगा। करेक्ट है क्या? यस यस सर। अच्छा अब अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? आप देखो वर्टिकल मोशन लगा लो, ठीक है। अब क्योंकि कहीं पे एक्सेलरेशन की बात हुई है क्या कि एक्सेलरेशन की बात नहीं हुई है कहीं? कहीं पे भी एक्सेलरेशन की बात हुई है क्या यहाँ पे? No, sir. तो कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फॉर्मूला मोशन। लगेगा डिस्टेंस speed into स्पीड टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड टाइम। वेरी गुड। डिस्टेंस परपेंडिकुलर मोशन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना है? 10 10। परपेंडिकुलर स्पीड बताओ यहाँ से देख के, यहाँ ये फाइनल वाला यहाँ से देख के, ओ यहाँ से देख के बताओ परपेंडिकुलर स्पीड कितनी आई है? 2√3। और टाइम हमको निकालना है टी, तो हम इसको टाइम को 10/2√3 करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5/√3। सही है बात क्या? yes sir तो चाहे आप फॉर्मूला लगा लो चाहे आप वर्टिकल मोशन लगा लो। चलो अब हॉरिजॉन्टल मोशन लगा लो, हॉरिजॉन्टल मोशन लगा लो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस b equals to vt। T इज इक्वल्स टू वीटी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे पता है क्या, यहाँ से स्टार्ट किया है और ऐसे जो ब्लू वाला मोशन है, जो ब्लू वाली लाइन है, ऐसे मूव करते हुए जो ब्लू वाली लाइन है वो ब्लू वाली लाइन में ऐसे मूव करते हुए ऐसे यहाँ तक गया है, यहाँ तक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी मुझे नहीं पता है, ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ खत्म किया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है? x। करेक्ट है। यस सर। वर्टिकल डिस्टेंस मैंने कितना दे रखा था? 10 दे रखा था। करेक्ट है। ये यहाँ से यहाँ Yes, sir. वर्टिकल डिस्टेंस 10 दे रखा था। अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रख दूं फिर? x। अच्छा हॉरिजॉन्टल स्पीड आपने जो नेट स्पीड निकाली थी उसमें से हॉरिजॉन्टल स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी? 7 टाइम निकाला आपने, कितना निकाला था टाइम? चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, 5/√3 तो कितना हो जाएगा? 35/√3 हो जाएगा क्या? यस नहीं समझ में आई बात क्या? सर अच्छा अब अगर मैं इसी में कहूँ कि नहीं भैया तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन, कोई बच्चा करे नहीं सर हम तो हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं लगाएंगे, हमारा नहीं मूड कर रहा आज। चलो मत मूड कर रहा कोई बात नहीं, हम एक काम ये करेंगे, अरे हम एक काम ये करेंगे, हम उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। उसने कहा, बच्चे ने कहा कि सर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमने कहा चलो ठीक है फॉर्मूला लगा लो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ड्रिफ्ट का नाम था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ड्रिफ्ट नाम था ना? यस सर क्या था फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू u, जल्दी बोलिए। plus VMR cos theta into T VMR cos थीटा इंटू टी d D upon अपॉन VMR sin theta VMR sin थीटा। वेरी गुड। अच्छा नदी की वेलोसिटी कितनी दिया था? u कितना दिया था हमने? अब इस 5 डायग्राम को देखो, इधर मत देखो, इस डायग्राम को 5, तो 5 लिख दो। उसका खुद का एफर्ट कितना था? 4 4। कॉस कितना एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से नदी के साथ? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी थी मैंने? 10 VMR कितना था? 4 साइन और एंगल कितना था? 60। ठीक है, सॉल्व कर लो। 5 + 4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और इंटू 10 अपॉन 4 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 ऊपर, है ना। तो 2 2 = 4 ये हो गया, 2 5 = 10 ये हो गया, और ये 2 2 = 4 ये हो गया। तो 5 + 2 ब्रैकेट में ऐड होकर 7 हो जाएगा, इंटू ऊपर बचा 5 नीचे बचा √3, तो 5/√3, तो 7 5 = 35/√3। नहीं समझ आई क्या बात? सर आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक नो सर चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे मोशन ऐसे लगा लो कि अरे हॉरिजॉन्टल मोशन लगा लिया, अरे वर्टिकल मोशन लगा लिया। पहले नेट निकाल लेना, नेट वेलोसिटी निकाल लेना। जो नेट वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, जिसको हम वीएम भी लिखते हैं। करेक्ट है क्या यहाँ तक?
Yes, sir. चलो, अब हम ये सारी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक्चुअली में चैप्टर्स तो आपको अलग दिया गया है कोर्स में कि जो रिलेटिव मोशन है वो अलग है, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐड करके ही पढ़ा रहा हूँ। और आपका जो एग्जाम आएगा, जो टेस्ट आएगा, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा। और क्या आएगा? रिलेटिव मोशन, 2D and 1D। अभी रिलेटिव, अभी रेनमैन भी पढ़ेंगे। रेनमैन कंप्लीट करने के बाद फिर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना मामला। क्या है द स्ट्रीम ऑफ, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो मनदीप बेटा, पढ़ियो। The stream of a river is flowing with a speed of 2 km per hour. A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? अब देखा, कह रहा है कि जो नदी की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर और एक स्विमर कैन स्विम, तो ये इतना तैर सकता है। तो क्या इसका ये एफर्ट दे रहा है, वीएमआर दे रहा है, कि क्या ये इसका नेट वेलोसिटी वीएम दे रहा है, कि क्या ये नदी की वेलोसिटी दिया हुआ है 4? सर एफर्ट दिया है, वेरी गुड, 4 किलोमीटर पर आवर। नदी की वेलोसिटी कितनी दिया हुआ है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो? जो फ्लो से क्या डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए, ये जो इसकी कोशिश क्या होनी चाहिए, सो दैट रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, वो किस तरीके से कोशिश करे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मोशन करे। क्वेश्चन समझ में आया? यही प्रॉब्लम होती है ना तुम लोगों को, सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं ना कि सर हमको क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है। अभी क्वेश्चन समझ आया कि क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यस सर, समझ आया। हाँ, अब ये कौन सी कंडीशन है कि जब वो परपेंडिकुलर जाता है, क्या इसी कंडीशन का क्या नाम था, क्या बताया था मैंने? लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना आप लोगों को। ये कौन सी कंडीशन कहलाता है? तो आप लोगों को शायद याद ना हो, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, क्या इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रिफ्ट कितनी है? जब वो इस तरीके से चलेगा बेटा, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, येलो वाले पाथ पर मोशन करेगा, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसका क्या नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितनी होगी इस केस में जब वो इस तरीके से चलेगा? तो 0। बस इसमें सोचना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ही कहां, सीधे सीधे वर्टिकली चल रहा है। अच्छा, जब ड्रिफ्ट 0 था तो आपको एक कंडीशन निकलवाई थी कॉस थीटा की, याद है कि भूल गए? यस सर। क्या था फॉर्मूला? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -u/VMR। वेरी गुड, वेरी गुड। ये थीटा पूछ रहा है मुझसे कि कितना एंगल पे हो। चलो, कॉस थीटा माइनस यू की वैल्यू कितना है बेटा? नदी की वेलोसिटी होती है ना यू, वीआर को कभी कभी वीएमआर कितना है बेटा? 4। सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। कॉस के किस एंगल पर वैल्यू -1/2 होती है? किसी को पता? cos 60। 60 पे बेटा, cos 60 पे वैल्यू 1/2 होती है, मुझे -1/2 चाहिए। अब आपको 60 पता है, अगर उसका काउंटर पार्ट माइनस वाला चाहिए ना बेटा, तो आप करो cos 180 - 60 करोगे। करेक्ट। अगर आपको उसका माइनस चाहिए होता है, ये ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है कि अगर आपको उसका माइनस चाहिए तो आप cos of 180 - 60 करोगे। चलो करके देखते हैं। cos 180 - 60 कितना होगा? 120। cos 120 को cos of 90 + 30 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। अगर cos 90 प्लस हो, cos 90 माइनस हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? सर चेंज होगा। इसमें चेंज हो जाएगा, साइन में साइन 30 हो जाएगा। अच्छा, 90 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये 90 है और सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? पॉजिटिव होता है। ना, इसमें नहीं आता होता है है। A, इसमें आता है S, इसमें आता है T, इसमें आता है C। तो बेटा S का मतलब कौन पॉजिटिव होता है इसमें? साइन और कोसाइन। साइन और कौन? साइन का cosec। लेकिन हम तो किसको सॉल्व कर रहे हैं? cos को सॉल्व कर रहे हैं, तो cos को पॉजिटिव डाल दूं यहाँ पे,
कि नेगेटिव डाल दूं यहाँ पे कॉस का जो सोल्यूशन आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव डाल लो सर। हाँ नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। 1/2। तो हमने देखा cos 120 की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। करेक्ट है क्या? यस यस सर। सर। हाँ, तो -1/2 की जगह मैं cos 120 लिख सकता हूँ क्या? अगर cos 120 की वैल्यू -1/2 आ रही है तो -1/2 की जगह अगर मैं लिख दूं cos 120 -1/2 है, तो मैं -1/2 की जगह cos 120 लिख दूं, Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है वही चीज लिख देता हूं। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। तो एक्चुअल में इस साइड नहीं जा रहा है, 120 90 से ज्यादा का एंगल होता है तो वो एक्चुअल में इस साइड जा रहा है। एक्चुअल में वो इस साइड ऐसे 120 डिग्री पे कोशिश कर रहा है। ये इसका खुद की कोशिश है, ये नदी का एफर्ट राइट साइड में है। इन दोनों का मिला के जो नेट एफर्ट आएगा वो परपेंडिकुलर ये ब्लू वाली लाइन के एफर्ट में जाएगा। नेट वेलोसिटी जो होगी उसकी वो परपेंडिकुलरली स्ट्रेट जाएगा बॉडी या स्विमर। समझ में आई बात कि फिर से समझाऊं सारी चीज? सर आया समझ। किसी को कोई डाउट यहाँ तक कुछ पूछना है यहाँ तक कि फिर से बताऊं? नो सर। चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन लेट्स प्रैक्टिस 7 नंबर क्वेश्चन। पढ़ो तनिषेक, पढ़ो। A person is swimming with a speed of 10 meter per second at an angle of 120 with the follow and reaches to a point directly opposite on the other side of the river. The speed of the follow is x meter per second. The value of x to the nearest इंटीजर इज integer is नियरेस्ट इंटीजर का मतलब जो भी वैल्यू निकालना है ना वो इंटीजर में लिखना है। जैसे 4.3 होगा तो उसको नियर करके देना 4 या 5। नियरेस्ट इंटीजर आस पास में जो इंटीजर आ रहा है वो करना है, एस्टिमेट कर देना है आंसर, वो ये बोलेगा। अच्छा, जो नदी की बोला है कि स्पीड ऑफ फ्लो है वो x है, तो मैंने अपने डायग्राम में राइट साइड में इसको नदी की स्पीड को बोल दिया x मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब आप लोग मुझे बताओ कि ये पर्सन, ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, ये आप बताओ कि ये VMR है, उसका खुद का एफर्ट है, कि ये VMG है जिसको हम VM भी लिखते हैं, कि फाइनल नेट वेलोसिटी आ रहा है, कि ये VR दिया हुआ है जो 10 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। VMR. VMR ठीक है, कितने एंगल पर है? हॉरिजॉन्टल से नदी के फ्लो से कितने एंगल पर है? 120 120 डिग्री पे, यानी कि ऐसे है 120 डिग्री पे, जिसकी वजह से वो कहां पहुंच रहा है? डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर साइड। यहां से कोशिश कर रहा है, तैरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ये इसकी कोशिश हो रही है। नदी इसको राइट साइड में ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वो पहुंच रहा है तो जस्ट अपोजिट में, यानी इसके जस्ट अपोजिट में यहां पहुंच रहा है। सही है बात क्या? Yes, sir. तो इसमें ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 0. 0 कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन क्या है ड्रिफ्ट की? Cos theta is equals to minus u by VMR. माइनस यू बाई VMR। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू पता है क्या इस बार की? कितने एंगल पर ट्रेवल कर रहा है? 120. 120। माइनस को माइनस लिखो u। नदी की स्पीड का क्या दे दिया इन्होंने नाम? X. अपॉन VMR हमको पता है कितना है? 10 कॉस 120 की वैल्यू अभी पीछे सॉल्व किया था, क्या आया था वैल्यू? Minus -1 1. -1/2 माइनस एक्स अपॉन 10। चलो सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा? 5 x is equal to 5। x इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो जो नदी की स्पीड है वो एक्चुअल में कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई क्या? यस सर। सर हाँ बेटा। no सर, कुछ नहीं सर, बस हो गया सर। चलो नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ो महक बेटा पढ़ो। A swimmer can swim with velocity of 12 km per अगर hour. कैन still स्विम लिखा water- है तो ये कौन सी चीज दिया हुआ है? VMR दिया हुआ है, VM दिया हुआ है जिसको हम VMG भी बोलते हैं, कि VR दिया हुआ है? VMR. चलो आगे पढ़ो। Water flowing in a river has velocity 6 kilometers the direction with respect to the direction of the flow of the river water. He would swim in order to reach the point on the other bank just opposite to his starting point is dash round of nearest integer. Find the angle in degrees. हाँ, डायरेक्शन का मतलब एंगल पूछता है,
जो आप बार बार निकालते हो कि 30 डिग्री के उस पे 40 डिग्री उस पे, तो लगा पाओगे क्या आप लोग? कोशिश कर पाओगे? Yes, sir. चलो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाक से कोशिश करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। चलो टाइम स्टार्ट हो गया, 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। इसमें टाइमर रखना चाहिए था, इसमें टाइमर मिलता तो मजा आता। हाँ बेटा हो रहा है, चलो करो। वन 120 डिग्रीज, वेरी गुड कश्मीर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो क्या करना है इसमें, इसमें करना ये है आपको कि एक नदी है, नदी में वो पर्सन कोशिश कर रहा है तैरने की, कितनी स्पीड से? 12 की स्पीड से। तो वो 12 की स्पीड से कोशिश कर रहा है, पता नहीं कितने एंगल पर कर रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया थीटा। और जो नदी की स्पीड है वो उन्होंने बता दी है भैया 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जो डायरेक्शन आपको बताना है, द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब नदी की स्पीड से कितना एंगल है, नदी की स्पीड से कितनी डायरेक्शन है ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर के फ्लो से कितना डायरेक्शन है, कितना एंगल है, ये पूछ रहा है। ही शुड स्विम, उसको तैरना चाहिए कितने एंगल पर, कितने डायरेक्शन पर, इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट, कि वो कहां पहुंचे? जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आपको निकालना है, तो इस केस में क्या बनता है? D equal to 0 d इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, फिर cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन वी हो minus जाता है। U upon हाँ माइनस वी एम आर, यू वी एम आर, माइनस यू की वैल्यू कितनी दे रखा है भाई 6, वी एम आर की वैल्यू 12 दे रखा है, -1/2 हो जाएगा। अभी आप लोगों ने निकाला कि कॉस की वैल्यू माइनस वैल्यू कितनी पे आती है? कॉस ऑफ 120 डिग्री पे आती है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री पे। करेक्ट है बात? Yes, sir. अगर मैं बोलूं -√3/2 निकालना है कॉस का, तो कितने एंगल पर आएगा? बताओ, √3/2 कितने एंगल पर होता है? कॉस के कितने एंगल पर होता है? 30 डिग्री। तो आप क्या करना, कॉस ऑफ 180 minus 30. 180 minus कितना हो 30 जाएगा? कॉस ऑफ, सॉल्व करो, 180 minus 30 150 वर्क करके देख भी सकते हो। इसको लिख सकते हो sin 90 प्लस 60, तो 90 sin 90 प्लस 90 माइनस मतलब cos 60 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू √3/2। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये छोटे छोटे टूल्स तुम लोगों को नहीं आते सही से, इसलिए बहुत इशू होता है। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, a swimmer wants to cross a river from point A to point B, पॉइंट A से पॉइंट B तक चाह रहा है कि वह इस लाइन पर जाऊं। लाइन AB मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, और वो लाइन AB 30 डिग्री पर है विद द फ्लो ऑफ वाटर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, वो चाह रहा है कि मैं इस लाइन पे जाऊं, और चाह रहा है कि मैं इस लाइन पे जाऊं, और उसकी कोशिश ये वाला वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर उसकी कोशिश है। तो उसकी कोशिश, उसका एफर्ट ये वाला वेक्टर है, नदी का एफर्ट ये इन्होंने ऐसे राइट साइड में इधर दिखा रखा है, और इन दोनों का मिला करके वो चाह रहा है कि जो फाइनल आए, जो रिजल्टेंट आए, वो ये ए बी वाली लाइन के अलोंग आए। ठीक है, 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। जितना रिवर की वेलोसिटी v है उतना ही उसका एफर्ट है, मैन का एफर्ट है, वीएमआर है, ठीक है, वही वो भी उतना ही सेम, उतना ही उसका भी एफर्ट है। ठीक है, एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी। तो फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये नदी का फ्लो हो गया जिसकी वेलोसिटी v है, और वो चाह रहा है मैं इस लाइन ए बी के अलोंग जाऊं, मेरा फाइनल आए, जो रिजल्ट आए, वो फाइनल एफर्ट, फाइनल इफेक्ट, फाइनल वेलोसिटी वो इस लाइन के अलोंग है। इसके लिए वो इस लाइन के अलोंग, ये वाली जो लाइन है जो कि हमारी
रेड कलर की जो लाइन है वो इस वाली लाइन के लॉन्ग एफर्ट लगा रहा है, सेम वेलोसिटी v वेलोसिटी से जितना नदी का मैग्नीट्यूड है, लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, जो स्विमर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है रिवर की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसा इंग्लिश की बात होती है, पढ़ करके समझने की बात होती है, तो आप वो चीज करते हो। तो अब वो बोल रहा है कि कितने एंगल पर ये जो थीटा होना चाहिए यहां से यहां तक वो कितना होना चाहिए, जो फाइनल एफर्ट आ रहा है वो कितना एंगल पर है। उन्होंने बता दिया कि भैया जो हमारा फाइनल एफर्ट है वो इतने एंगल पर है। कितने एंगल पर है? 30 डिग्री के एंगल पर है। बात समझ में आई क्या? Yes, सर एक sir. बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा देता हूं। देखो, नदी का एफर्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में है v। मैन कह रहा है मैं एफर्ट लगाऊंगा ये रेड वाले डायरेक्शन पे, रेड वाली लाइन के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, जो कि दोनों मिला करके इस मैन का और इस ग्रीन वाले का, इस रेड वाले का एफर्ट जो आएगा मिला करके दोनों का, वो ये येलो वाला लाइन का आएगा ए बी के लाइन में। उसको पता है, मैन को थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा हुआ था, उसको पता है कि अगर नदी की वेलोसिटी v है और मैं भी सेम वेलोसिटी v से एफर्ट लगाऊं इस रेड वाली लाइन के अलोंग, तो ग्रीन वाला एफर्ट नदी का, रेड वाला एफर्ट मेरा मिला करके फाइनल एफर्ट जो आएगा वो ब्लू वाली लाइन, येलो वाली लाइन के अकॉर्डिंग आएगा। और उस मैन को ये भी पता है कि जो फाइनल एफर्ट येलो वाला लाइन आएगा, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वीएम भी बोलते हैं या वीएमजी भी बोलते हैं, वो जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है और मेरा जो एफर्ट है वो फाइनल एफर्ट से थीटा एंगल पर है। समझ में आया क्या क्वेश्चन की फिर से समझाऊं? यस सर, आ गया। हाँ, तो अब देखो बेटा, एक वेक्टर है नदी का एफर्ट v राइट डायरेक्शन में, मैन का एफर्ट v पता नहीं किसी और डायरेक्शन में, वो और इन दोनों के बीच का जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ऐसे ग्रीन वाले लाइन से जा रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है। और ये जो मैन का जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है और ये मैन वाला जो वेक्टर है, मैन का एफर्ट वाला वेक्टर है, उनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। करेक्ट है बात क्या? यस सर। अब देखो बेटा, होता क्या है कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है, अगर 5 का मैं इधर लगा रहा हूं, 5 न्यूटन का वेक्टर इधर लगा रहा हूं और 5 न्यूटन का वेक्टर उस पर लगा रहा हूं सेम पॉइंट पर, दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के लगते हैं तो जो इनका रिजल्ट होता है ना बेटा, वो जस्ट इनके मिड से जाता है, बिटवीन नहीं। बिटवीन तो कहीं भी हो सकता है, ये भी बिटवीन है, ये भी बिटवीन है, ये भी बिटवीन है, ये सारे बीच में आ रहे हैं उनके, लेकिन एग्जैक्ट मिड पे आता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर ये मिड पर है और ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ये वाला तो एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, बात सही है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो गलत है, ये तो हमको पता नहीं था, हमने तो वेक्टर्स प्रैक्टिस नहीं किया, हमको तो आप कन्वेंशनल तरीके से बताइए। मैंने कहा चलो कन्वेंशनल तरीके से बताते हैं। एक वेक्टर है जो कि v है, दूसरा वेक्टर है जो कि v है। अच्छा, टोटल एंगल कितना बन रहा था इन दोनों वेक्टर के बीच? अगर हमने देखा यहाँ पे ये 30 था, यहाँ पे देखो ये तो आंसर हो गया ना, यहाँ देखो ये 30 है, ये थीटा है, तो दोनों वेक्टर के बीच टोटल एंगल कितना बन रहा था बेटा? 30 प्लस थीटा। 30 प्लस थीटा। इन दोनों के बीच बन रहा है 30 प्लस थीटा या थीटा प्लस 30। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है रेड वाला, ये वो हॉरिजॉन्टल से यानी कि पहले वाले वेक्टर से 30 डिग्री बना रहा है। हमको पता है कि हमको tan अल्फा निकालने का तरीका पता है कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट आता है वो किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वो कैसे बनाता है? वेक्टर्स वाली क्लास में पढ़ाया था, क्या था फॉर्मूला? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को कि नहीं पढ़ाया है? यस अल्फा पता है क्या हमको? इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, पहले वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है पता है क्या हमको? 30 डिग्री। बी कौन सा होता है जिसके साथ वो बना रहा होता है कि अपोजिट वाला वेक्टर होता है? अपोजिट वाले वेक्टर की वैल्यू कितनी है? साइन। इन दो, ये थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा प्लस 30 अपॉन पहला वेक्टर, उसकी भी वैल्यू कितनी है? v, प्लस दूसरा वेक्टर b, उसकी भी वैल्यू कितनी है? v, कॉस ऑफ थीटा प्लस 30। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये v साइन थीटा, ये जानबूझ के करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को सिखाऊं मैं, लेकिन ये
करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से लगा सकते हो कि भैया दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो जो फाइनल आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा। ऊपर से भी नीचे से भी कैंसिल हो गया, इधर 1/√3 है, तो ये बचा 1 + cos थीटा + 30 उधर चला जाएगा, 1 + cos थीटा + 30 उधर चला जाएगा, √3 उधर चला जाएगा, √3 sin थीटा + 30 उधर चला जाएगा। अब मैं cos थीटा + 30 को उधर भेज देता हूं तो ये √3 sin थीटा + 30 हो जाएगा, माइनस cos थीटा + 30 हो जाएगा। अब 1 = √3 रहेगा, sin थीटा + 30 sin a + b, तो sin a cos b, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos a मतलब cos 30 sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, प्लस cos a cos 30 मतलब 1/2 sin b मतलब sin 30 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद माइनस लिखा था, माइनस लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद cos a + b का फॉर्मूला लगाऊंगा, cos a cos b cos थीटा cos 30, तो √3/2 cos थीटा, प्लस लगा है तो फॉर्मूले में माइनस आता है, sin a sin b sin थीटा sin 30 sin थीटा sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, 1 = √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √3, एक मिनट cos है ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे sin थीटा cos 30 √3/2 होगा, प्लस sin थीटा sin हाँ cos थीटा होगा, गड़बड़ हो जाएगा, sin थीटा cos 30 cos थीटा sin 30, हाँ cos थीटा sin 30 माइनस cos थीटा cos 30 प्लस sin थीटा sin 30। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, मैं देख लो √3/2 cos sin थीटा cos 30, हाँ ठीक है, सही है। चल अब ये मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3/2 sin थीटा, ये √3 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा √3/2 cos थीटा, ये माइनस ओपन होगा माइनस √3/2 cos थीटा, ये माइनस ओपन होगा माइनस माइनस प्लस sin थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि √3 cos θ/2 माइनस √3 cos θ/2 कैंसिल, 3/2 sin थीटा और 1/2 sin थीटा एड अप होकर के 2 sin थीटा हो जाएगा और इधर 1 बचा रह जाएगा। 2 को उधर भेजेंगे तो 1/2 = sin थीटा हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होती है 1/2 की sin 30 पे होती है, तो sin 30 = sin थीटा। इससे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? यस सर। हाँ, ये करना पड़ रहा है बस आपको दिखाने के लिए कि ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं है, जेईई मेंस में इतना नहीं करते हैं आपको। सर एक बार दोबारा समझाना। क्या बेटा? एक बार दोबारा समझाना सर। कहाँ वहीं से शुरू से? ना, वहीं से ही सर, रेड उससे। यहाँ से? यस सर। हाँ बेटा देखो, एक वेक्टर v है, दूसरा वेक्टर v है, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है रेड वाला आ रहा है, जो कि पहले वेक्टर से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको पता है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर r है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर किसी a वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो हमको पता है फॉर्मूला tan अल्फा = होता है b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये कैसे आया था ये भी बताया था मैंने। अच्छा नहीं, ये नहीं बताया था मैंने, डायरेक्ट समझाया था। tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos। भाई सेम चीज है, यहाँ पे अल्फा है, रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा बना रहा है पहले वेक्टर a के साथ, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर रेड वाला पहले वेक्टर v के साथ 30 बना रहा, रख दिया 30 इक्वल्स की जगह इक्वल्स b, दूसरा वेक्टर यहाँ b था, दूसरा वेक्टर यहाँ v था, रख दिया sin थीटा, और ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा था, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा + 30 है, थीटा + 30 अपॉन a की जगह v, पहला वेक्टर a v रख दिया, प्लस की जगह प्लस, दूसरा वेक्टर b v रख दिया, कॉस की जगह कॉस, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा + 30 थीटा + cos 30। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? ऊपर v है, नीचे दोनों में से v कॉमन लिया, v बाहर आ गया, अंदर बचा 1 + cos थीटा + 30, ऊपर से v नीचे से v कैंसिल, 1/√3 इधर है। अब √3 उधर भेज दिया
तो वो मल्टीप्लाई होकर के बन गया √3 sin थीटा प्लस 30। 1 प्लस कॉस थीटा उधर भेज दिया, 1 से मल्टीप्लाई होकर के 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 30, कॉस थीटा प्लस 30 को उधर भेज दिया, नेगेटिव में हो गया, √3 लिखा, √3 लिखा, sin थीटा प्लस 30 को ओपन कर दिया फॉर्मूला लगा करके, फिर माइनस माइनस कॉस थीटा प्लस 30 को ओपन कर दिया फॉर्मूला, फिर ये √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से तो 3/2 sin थीटा, √3 मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से √3/2 कॉस थीटा, माइनस ओपन होगा तो माइनस √3/2 कॉस थीटा, माइनस ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस sin थीटा/2, √3/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा, खत्म, 3/2 sin थीटा और 1, ये 1 है ऊपर कुछ नहीं तो 1, 3/2 sin थीटा 1/2 sin थीटा एड अप होकर के 2 sin थीटा बन जाएगा, और 2 को उधर भेजेंगे डिवीजन में चला जाएगा, 1/2 बन जाएगा, 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 1/2 होता है कितने एंगल पर, sin 30 पे, तो sin 30 इज इक्वल्स टू sin थीटा, कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। बात समझ में आई कि फिर से समझाऊं? आगे सर, आगे सर। हाँ, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या करना है आप लोगों को, मिड पॉइंट सर। हाँ, कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो फाइनल कहाँ से जाएगा, बिल्कुल उन दोनों के मिड से जाएगा, ये करना है तुम लोग। लेकिन फिर भी किसी को समझना है कैसे है, क्यों है, क्या है, कैसे है, तो वो वेक्टर्स जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो समझ लेगा, जिसने नहीं अच्छे से पढ़ा होगा वो यहाँ पे फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट लगा के समझ लेगा कि भैया करने पर, पूरा मैथ्स लगाने पर फाइनली यही रिजल्ट आएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। चल, अब हम रेनमैन प्रॉब्लम को कर लेते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। रेनमैन प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हूँ और खड़े होकर के देख रहा हूँ बारिश हो रही है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, हमेशा नहीं होगी लेकिन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगी, जिसको मैं वीआर बोलूंगा। फिर मेरा मूड हुआ कि चलूंगा मैं, आज बारिश में भीगने का मेरा मन हो रहा है, चलो मैं भीगता हूँ बारिश में। तो फिर मैंने क्या किया, राइट साइड में चलने लगा, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, और ये रेन की वेलोसिटी नीचे की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, नॉट रिवर। तो मैं अब देखूंगा, तो देख रहा हूं मैं किसको, रेन को, और देख कौन रहा है, मैन देख रहा है, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर कुछ मैन रिवर को रेन को देख रहा है और मैन देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VRM, करेक्ट, यही बात होती है क्या? यस सर। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, VR माइनस VM। VR माइनस VM। तो मुझे ये चाहिए कि जब मैं चलूंगा ना तो मुझे कैसे दिखाई देगी, जब मैं खड़ा हूं तो मुझे तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड जाते हुए दिखाई दे रही, लेकिन जब मैं चल रहा हूं तब मुझे कैसे दिखाई देगी वेलोसिटी, VRM कैसे होगा। अच्छा, मैं इस VR माइनस VM को ऐसे लिखूंगा, VR प्लस ऑफ माइनस VM। ये आपके बैच में मैंने अच्छे समझाया था कि सब्ट्रैक्शन ले लो चाहे एडिशन ले लो दो वेक्टर्स का, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हुआ है, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इन दो वेक्टर्स का एडिशन हुआ है। सही है बात क्या? यस सर। यहाँ पे किसका सब्ट्रैक्शन हुआ है, VR और VM का, और यहाँ पे किसका एडिशन हुआ है, VR और माइनस PM। वेरी गुड, शाबाश। तो मैं एडिशन लेकर के ही करूंगा, यही बेस्ट तरीका होता है, इसी से ही जनरली किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि VR वेक्टर बनाऊंगा जो कि नीचे की डायरेक्शन में था, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन, और मैं बनाऊंगा माइनस VM वेक्टर। कौन सा वेक्टर बनाऊंगा मैं, माइनस PM। माइनस VM बनाओगे बेटा, तो VM राइट साइड में है तो माइनस VM किस साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, मैंने माइनस VM, और एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर का हेड जोड़ दिया, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाने जा रहा हूं मैं, जिसकी वजह से हुआ ये कि फाइनल रिजल्टेंट जो आए वो ब्लू वाली लाइन से ये आ गया, उन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट V। करेक्ट है बात? यस सर। तो कौन सा वेक्टर किस में ऐड होके क्या बना है, VR वेक्टर ऐड हुआ है माइनस VM वेक्टर में, जिससे फाइनल रिजल्ट V बना है। सही है बात? यस अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो VR माइनस VM इज इक्वल्स टू V बनेगा। सही है बात? यस VR माइनस VM को मैं क्या VRM लिख सकता हूँ? यस सर। ये जो वेलोसिटी आई ब्लू वाली, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, यानी कि जब मैन चलेगा तो उसको रेन दिखाई देगा मैन के पर्सपेक्टिव में, मैन की नजर से, मैन की दृष्टिकोण से, VR इस ब्लू वाले वेक्टर से, जो कि हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल से परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगा। करेक्ट है क्या बात? यस अब इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाओ, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइट के फॉर्म में क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है, इस ट्राइंगल में
थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाला ही तो होता है ना परपेंडिकुलर, -vm। माइनस वी एम। और बेस कितना हो जाएगा, VR। वी आर। तो अब आपको मोस्टली यही काम करना है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अभी क्वेश्चन लगेंगे और चीजों में। अब ये यहाँ पर पर्सन खड़ा है, और जब ये पर्सन खड़ा था तो इसने देखा कि रेन जो है ना परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड नहीं बारिश हो रही है, रेन कुछ ऐसे टेढ़े चल रही है, और ये परपेंडिकुलर से कितने एंगल पर, 5 एंगल पर है। अब ये मैन रुका हुआ है, तो जब ये रुक करके देख रहा है, खड़ा हुआ है, तो उसको परपेंडिकुलर से 5 एंगल पर ही दिखेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितने एंगल पर है, उसका कितना थीटा बन रहा है, तो एग्जैक्टली सेम एंगल पर जितने पर वो बरस रही है, एग्जैक्टली सेम एंगल पर उसको दिखाई देगी। करेक्ट है बात? चलो इस बात को मैं फिर से समझाता हूँ कि भैया रेन बरस, वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं बरस रही थी रेन। रेन कह रही है कि आज मैं ऐसे परपेंडिकुलर से ऐसे 5 एंगल पर बरसूंगी बारिश। गॉड ने कहा कि भाई आज ऐसे 5 एंगल पर बारिश होगी। अब मैं खड़ा हूं, अब मैं खड़ा होकर के देख रहा हूं, अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर लाइन से वर्टिकल से कितने एंगल पर बना रहा है। अब अगर मैं खड़ा हूं, मेरी वेलोसिटी 0 है, मैं खड़ा हूं, तो मुझे तो एग्जैक्टली सेम दिखाई देगी जितने एंगल पर वो एग्जैक्टली बरस रही है। तो जब मैं खड़ा हूं तब मेरा जो थीटा होगा, जब मुझे दिखाई देगा थीटा, वो वही एंगल दिखाई देगा जितने एंगल पर वो बरस रही है, बारिश हो रही है। समझ आई क्या बात? नहीं समझ में आई तो बता, फिर से समझाऊं? चलो सर फिर से समझा। फिर से देखो। हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश ऐसे नहीं हो रही थी कि वी आर परपेंडिकुलरली नहीं बारिश। हमेशा ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलरली बारिश बरसेगी, कभी कभी ऐसा होता है हवा चल रही होती है तो थोड़ा सा टेढ़ी बरस रही होती है। तो बारिश थोड़ा सा टेढ़ी बरसी, ठीक है, बारिश थोड़ा सा टेढ़ी बरस रही है, कितनी वेलोसिटी से, वी आर वेलोसिटी। और किसी ने बता दिया कि ये वर्टिकल लाइन से परपेंडिकुलर लाइन से 5 एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है, 30 डिग्री का एंगल। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होकर के देखता हूँ, और मैं खड़ा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है 0 है। और अब मैं जब मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये जो बारिश हो रही है वो परपेंडिकुलर से कितने एंगल पर है। तो अब मुझे ये परपेंडिकुलर से कितने एंगल पर दिखाई देगी अगर मैं खड़ा हूँ, रुका हुआ हूँ, 30 डिग्री के एंगल पर, कि 30 से ज्यादा के एंगल पर, कि 30 से कम एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल। तो जो मेरा थीटा होगा, जो मुझे दिखाई देगा, वो 30 डिग्री के एंगल पर। इस 30 की जगह पर हम लिख देते हैं 5, इसी से 30 की जगह पे लिख देते हैं 5। यानी कि अगर 5 एंगल पर बरस रही है बारिश और मैं खड़ा हूं, तो मुझे कैसे दिखाई देगी, मेरा थीटा मुझे कैसे दिखाई देगी, वही सेम एंगल पर, 5 एंगल पर, 30 के एंगल पर दिखाई देगी। बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ, एक मिनट दो जरा मुझे। सर रिपीट करना। बिल्कुल रिपीट कर दे रहे हैं, एक मिनट। चलो बेटा देखो, वेरी गुड। क्या बताया मैंने, फिर से देखो। बारिश परपेंडिकुलरली बरस सकती है, लेकिन आज वेलोसिटी ऑफ रेन बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, नहीं। आज जो बारिश हो रही है, जो बारिश का फ्लो हो रहा है, वो हुआ क्या कि बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं, हवा चल रही है, तो हवा चलने की वजह से वो कुछ ऐसे इस थोड़ा सा टेढ़ा बरस रही है, जिसको किसी ने मुझे बता दिया, किसी ने बता दिया कि सर आज 30 डिग्री पे है, बरस रही है, परपेंडिकुलर से वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर वेलोसिटी ऑफ रेन है, बारिश की वेलोसिटी परपेंडिकुलर से 30 डिग्री पर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खड़ा होकर के जाता हूं, मैं बारिश में बाहर खड़ा हो जाता हूं, और खड़ा होकर के मैं कैलकुलेट करता हूं, देखता हूं। अब मैं यहाँ पे हूँ खड़ा, स्टेबल हूँ, रुका हुआ हूँ, तो जो मेरी वेलोसिटी है, मैन की वेलोसिटी है, क्या है, 0 है। अगर मैं खड़ा होकर इस बारिश को देख रहा हूँ, तो जो मुझे एंगल दिखाई देगा, जो मुझे दिखाई देगा बारिश परपेंडिकुलर से वर्टिकल से कितने एंगल पर है, वो कितना दिखाई देगा, वो 30 दिखाई देगा। मुझे खड़े होकर के देखूंगा कि 30 से ज्यादा दिखाई देगा कि 30 से कम दिखाई देगा, सर 30 डिग्री। 30 डिग्री पर। तो 30 तो एक एग्जांपल दिया है, जनरल में केस में बोलूंगा तो 5, जनरल केस में बोलूंगा तो 5। तो जब मैं खड़ा हूं, मेरी वेलोसिटी 0 है, खड़े होकर के बारिश को देख रहा हूं, और बारिश 5
के एंगल पर बरस रही थी, तो मुझे भी मेरा जो थीटा होगा मुझे किस एंगल पे दिखाई देगी, वो सेम एंगल फाई के एंगल पर दिखाई देगी। बात समझ आई क्या? Yes, sir. किसको Yes. नहीं समझ में आई? चल, अब क्या हुआ कि मैं कहा चलो अब मेरा मन कर रहा है, मूड कर रहा है चलने का, तो मैं कहा कि भाई किसी ने मुझे बताया कि सर आज जो है ना वर्टिकल से बारिश बरस रही है, वीआर बरस रही है, बारिश बरस रही है फाई एंगल पर। तो मैंने कहा कि भाई मैं खड़ा होकर के नहीं देखूंगा, मेरा चलने का मूड है, मैं चल के पता लगाऊंगा। तो अब मैं चल रहा हूं कितने स्पीड से, वीएम स्पीड से। अब मेरी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो अब मुझे चलते चलते ये कितने एंगल पर दिखाई देगी, मूव करते करते ये कितने एंगल पर दिखाई देगी, ये मुझे पता करना है। इसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरी वेलोसिटी vm है, मैं उसका अपोजिट लूंगा माइनस vm, जस्ट उसका अपोजिट लूंगा माइनस vm। क्यों लूंगा, क्यों बनाऊंगा? क्योंकि पीछे पता करा मैंने कि मुझे चाहिए vrm, और उस vrm की मदद से मुझे चाहिए थीटा, कि जो vrm है, मुझे जो चलते हुए वेलोसिटी है, चलते हुए जो रेन दिख रही है, वो वर्टिकल से कितने एंगल पर, थीटा कितने एंगल पर दिख रही है, ये पता करना है मुझे। तो मुझे चाहिए vrm मुझे पता चल जाएगा, तो मैन के रिस्पेक्ट में, जो कि मैन चल रहा है, चलते हुए मैन के रिस्पेक्ट में रेन का एंगल, रेन का वेक्टर पता चल जाएगा। अब जब रेन का वेक्टर पता चल जाएगा तो चलते हुए मैन के रिस्पेक्ट में रेन का एंगल पता चल जाएगा, रेन का एंगल पता चल जाएगा। इसलिए मुझे vrm की जरूरत पड़ेगी कि vrm वेक्टर पता चल जाए। vrm वेक्टर निकालने के लिए मुझे चाहिए vr और मुझे चाहिए माइनस vm। बात समझ आई क्या तुम लोगों को, कि फिर से समझाऊं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे vm माइनस vm चाहिए, मैंने माइनस vm बना दिया, ठीक है, बात सही है। उसके बाद vr था, तो मैंने इस vr को पकड़ा और vr को ऐसे ला करके बना दिया। एक मिनट, vr को पकड़ा मैं, vr को ऐसे ला करके बना दिया, और माइनस vm वेक्टर के टेल पर vr वेक्टर का हेड जोड़ दिया। बात सही है क्या? Yes, sir. अब एक वेक्टर के टेल पर दूसरे वेक्टर का हेड लगाया है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये रेड वाला वेक्टर ही तो आएगा। Yes, Yes, sir. sir. इसी रेड वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, vrm बोलेंगे क्या? Yes, sir. फिर से ट्रायंगल लॉ एडिशन लगा के बताऊं कि समझ में आ गया? जैसा बताओ तुम लोग। सर समझ आ गया। Sir, तो अब जो पर्सन था जिसने बताया था कि सर बारिश फाई एंगल पर है, तो बारिश का जो एंगल था वर्टिकल से कितने पर था, फाई पर था, जिसको मैं येलो वाले मार्कर से बता रहा हूं कि जो बारिश की वेलोसिटी थी, वीआर था, वो फाई एंगल था। और मैं चलते चलते जब देख रहा हूं तो मुझे वीआरएम वेक्टर मिल गया, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल गया। अब जब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल गया मुझे, जब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल गया मुझे, तो मुझे मिल गया कि ये वर्टिकल से कितने एंगल पर है, जो वर्टिकल से कितने एंगल पर है, वर्टिकल से थीटा कितने एंगल पर है, मुझे ये थीटा मिल गया। यानी कि जब मैं चलूंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगी, इस रेड वाले वेक्टर vrm, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, रेड वाला वेक्टर दिखाई देगा। और ये जो रेड वाला वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, ब्लू वाला एंगल थीटा बना रहा है। बात समझ आई क्या, कि फिर से समझाऊं? Yes, sir. आ गई. अब आपको पता है tan थीटा निकालने का तरीका। जो tan थीटा है वो आप कैसे निकाल सकते हो, यहां पर तो इतना खास जरूरत तो पड़ेगी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप tan थीटा निकाल सकते हो, लेकिन कैसे निकालोगे ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? कैसे निकालोगे अभी नहीं बताएंगे, आगे क्वेश्चन में बताएंगे। अभी बताऊंगा तो सब मिस हो जाएगा। अब दूसरा केस, मैंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, ठीक है? अब रेन तो किसी ने बताया कि सर वीआर वेलोसिटी से रेन, यहां तक बात समझ में आई तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. रेन जो है मुझे किसी ने बताया कि सर आज फाई एंगल पर चल रही है, तो मैं कहा कि अब मैं चलूंगा, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा वेलोसिटी से चलूंगा, मैं चलूंगा लेकिन अब मैं ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। तो अब मुझे चाहिए था vrm, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू vm, तो मैंने
माइनस वीएम बनाया, माइनस वीएम बनाने की कोशिश की, मैंने माइनस वीएम बनाया क्योंकि मुझे माइनस वीएम की मदद से ही मिलेगा वीआरएम, तो मैंने माइनस वीएम बनाया। और ये जो रेन वाला वेक्टर था लाया मैं यहाँ पर और ऐसे ऐड कर दिया, इसके टेल पर वीआर वेलोसिटी का हेड ऐड कर दिया, जिससे जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करते हुए बनेगा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ब्लू वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वीआरएम कहलाएगा। सही है बात क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब ये खुद ही वर्टिकल में आ रहा है, वीआरएम किस में आ रहा है भाई, वो तो खुद वर्टिकल में आ रहा है। अगर वीआरएम खुद वर्टिकल में आ रहा है तो रेन तो वर्टिकल से बना रही थी फाई एंगल, रेन तो वर्टिकल से बना रही थी फाई एंगल, लेकिन वीआरएम वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, इस वीआरएम का वर्टिकल से कितना एंगल है यहाँ पर, 0. 0 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात समझ में आई। Yes, sir. चलो बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, अच्छा अब यहाँ पर बेटा क्या होगा मामला, अब देखो, अब वीआरएम निकाल लेंगे और वीआरएम हम कैलकुलेट कर लेंगे उसमें, वीआरएम किस में कैलकुलेट कर लेंगे हम, इसका वीआरएम कैलकुलेट कर लेंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। मान लो आया 5i कैप प्लस j कैप, क्या आया, 5i कैप प्लस 5 नहीं लेते हैं, लेते हैं 2, लेते हैं हम इसको √3i कैप प्लस j कैप ले लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने वीआरएम का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया, करेक्ट है। फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. अब इसका ट्रायंगल बनाओ, वीआरएम का ट्रायंगल बनाओ कि हॉरिजॉन्टल में 3, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसका कितना है, √3. हाँ, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, 1. 1. 1j कैप, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, करेक्ट। Yes, sir. तो tan अल्फा निकालेंगे, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, बेस कितना हो जाएगा √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 degree. 30 डिग्री। लेकिन किसी ने आपसे हॉरिजॉन्टल नहीं पूछा, किसी ने आपसे पूछा कि वर्टिकल का बताओ, तो ये तो आपने कैलकुलेट कर दिया हॉरिजॉन्टल से 30, लेकिन आपसे किसी ने पूछा बेटा वर्टिकल से बताओ कितना एंगल होगा, तो वर्टिकल से कितना एंगल हो जाएगा बेटा, Sir, 30. 90 minus 30. तो 90 - 30 होगा ना भाई, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से वेक्टर 30 डिग्री का बना रहा है, तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा बेटा, 90 minus 30. 30 - 30। हाँ 60 डिग्री। वो जो आप बता रहे हो वो तब होता कि जब दो वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते तो वो उनके बीच में इक्वल बनता, तो यहाँ पे दो बराबर वेक्टर्स नहीं है, अलग अलग मामला है यहाँ। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब यहाँ पे बन गया, और उसी तरीके से सेम ये केस है, ये भी वही सेम केस है। अब उसने कहा कि मैं अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दे रहा हूँ। अच्छा, बारिश जो बह रही थी वो वर्टिकल से फाई एंगल पर बह रही थी, एक पर्सन कहता है मैं ही हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत तेज चलूंगा, वीएम बहुत तेज चलूंगा, तो अब मैंने बना जो वीएम वेक्टर बनाऊंगा मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा, ऐसे माइनस वीएम, तेज चल रहा हूँ तो ज्यादा बड़ा बनाऊंगा, और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, वीआर ऐसे बना दिया मैंने। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो ये रेड वाला वेक्टर यहाँ से यहाँ तक आया, और रिजल्टेंट ही वीआरएम कहलाता है। और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, और वीआर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था, फाई एंगल बना रहा था। करेक्ट है क्या बात? Yes, sir. अगर मैं बोल दूं वीआरएम जो मेरा आया है वो आया है आई कैप प्लस जे कैप, करेक्ट, अगर ये आया है तब बताओ इसका ट्रायंगल बनाओ, हॉरिजॉन्टल में कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 1 I cap. वर्टिकल में कितना हो जाएगा 1. 1, जो इनका रिजल्टेंट वीआरएम हो जाएगा वो ये बन जाएगा, जिसको मैंने डबल लाइन से बना दिया है, और ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल है, तो tan अल्फा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ जाएगा। Hey, listen. You have a question from chat. नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, बताओ। परपेंडिकुलर One. कितना है, 1. बेस कितना है, 1. तो एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, 45 degree. लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बताया कि वर्टिकल से एंगल बताया आपने, Sir, horizontal. तो बताओ वर्टिकल से कितना एंगल हो जाएगा फिर ये 45. 45. तो आपसे वर्टिकल से पूछा जाएगा, आप वर्टिकल से बता दो। बात समझ में आई क्या? Yes, Yes. sir. चलो, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
No, sir. आई एम सॉरी, मैंने चैट नहीं पढ़ा। सिमर सर मिड पॉइंट वाला इजी है एंड टाइम भी कम लग रहा है। हाँ बेटा, मिड पॉइंट वाला इजी है, बस वो कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं मुझे बताओ, तो मैं कहा चलो ठीक है, उनको भी समझना है तो उनके लिए बता। अच्छा, ये बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन छोड़ो, बटरफ्लाई वाला लास्ट में कराएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो पढ़ो पढ़ो मनदीप, बेटा पढ़ो। When the car is at rest, its driver sees raindrops falling on it vertically. When driving the car with speed v, he sees रुक that जा रुक जा raindrops एक are. मिनट। हाँ चलो, सर दोबारा से शुरू से। नहीं नहीं, यही से, ही सीज से। He sees that raindrops are coming at an angle 60 degree from the horizontal. On further increasing the speed of the car to 1 plus beta v, हाँ, this angle changes to 45 degree. The value of beta is close to. हाँ। अब क्या है, एक कार खड़ी है, अब खड़े होकर के कार में बैठा हुआ पर्सन जो है वो देख रहा है कि बारिश जो है आज कैसे फ्लो हो रही है, वर्टिकली फ्लो हो रही है। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, रेन का वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। जो वो खड़े होके देख रहा है तो उसने रेन का वेलोसिटी वेक्टर एक्चुअल में उसने डिटरमाइन कर लिया। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब वो कार कह रही है कि भैया ये है कार, अब कार चलेगी। कह रहा है कि अब मैं चलना शुरू करती हूँ, ड्राइव करना शुरू करती है गाड़ी, कितनी स्पीड से, v स्पीड से चलती। तो मुझे वेक्टर बनाना है तो मैं तो उसके अपोजिट में लूंगा -v। और जब वो गाड़ी चलेगी तो जो एक्चुअल डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्चुअल वेक्टर है वेलोसिटी का, वो चेंज हो जाएगा कि वो एक्चुअल में अभी भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड रहेगी। सर चेंज हो जाएगा? नहीं, एक्चुअल जो उसकी दिखेगा, जो उसको दिखेगा वो नहीं। अगर बारिश परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्चुअल में फ्लो हो रही है और आप दौड़ना शुरू कर देते हो, तो क्या गॉड ने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया कि वो अभी भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड ही एक्चुअल में फ्लो करेगी? सर वही करें। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही फ्लो करेगी। हाँ, तो अभी भी वो उसकी एक्चुअल वाली जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड थी, अभी भी वही वेलोसिटी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन वही रहे। अब आपको कैसे दिखेगी, वो इन दोनों वेक्टर्स का फाइनल रिजल्टेंट जो कि ये होगा VRM बनेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, ये जो आपको चलते चलते जो दिखेगा ना बेटा, वो इस VRM वेक्टर से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन से दिखेगा। एक्चुअल तो अभी भी वो डाउन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई क्या? Yes, sir. अच्छा, कह रहा है कि व्हेन द ड्राइविंग द कार विद स्पीड v, जब वो v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो जो रेन ड्रॉप्स हैं कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो जो VRM है ये आपको तब दिख रहा है जब आप चल रहे हो। तो जो VRM वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 60 डिग्री। ये मामला इन्होंने कर दिया। तो कोई इश्यू है क्या यहाँ पे बेटा? No, sir. तो हॉरिजॉन्टल से, जो कि हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कौन रहता है भाई? एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल वाला काम का है कि वर्टिकल वाला काम का है? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो VRM वेक्टर है जो दिख रहा है, उसको क्या बोला है कि जब वो स्पीड v से चलता है तो ही सीज, तब वो उसको रेन ड्रॉप्स कैसे दिखती हैं, 60 डिग्री पे दिखती हैं। 60 डिग्री पे कहां से, हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल से? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो हमारा काम का नहीं है हॉरिजॉन्टल, हमारे काम का जो एंगल होता है वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। नहीं समझ में आई बात क्या? सर आगे। किसी को नहीं समझ में आई तो बताओ। जिसको भी नहीं समझ में आए बोलो फौरन। चलो, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो गया। चलो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने ट्रायंगल बना लिया। देखो, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, जो इजी वाले क्वेश्चन है वो मैं अभी नहीं करवाया हूं। आप इजी वाले क्वेश्चन और प्रैक्टिस में ला सकते हो। अब इस ट्रायंगल में थीटा पर 30 डिग्री पर tan लगाओ। tan 30 क्या हो जाएगा बेटा? 1/√3। नहीं, परपेंडिकुलर बेस हाइट के फॉर्म में बताना क्या? VR अपॉन माइनस। हाँ, परपेंडिकुलर 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके सामने वाला होता है। -v/VR। हाँ, तो -v/VR हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू बताओ। 1/√3 इज इक्वल्स टू -v/VR हो जाएगा। VR को उधर भेज दूंगा, √3 को उधर भेज दूंगा, तो -√3 टाइम्स v हो जाएगा। सही है क्या बात? Yes, sir. रेन की एक्चुअल वेलोसिटी निकल गई। तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी निकल तो गई, बात तो ठीक है, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी हमारी निकल तो गई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये?
Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी कहानी बची हुई है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब क्या है, अब वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार टू 1+b बीटा। अब वो कह रहा है मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, चलो ठीक है बढ़ा दो। तो अब तुम तो जाओगे 1+बीटा टाइम्स v से, लेकिन मैं जो वेक्टर बनाऊंगा डायग्राम, मैं तो उसके अपोजिट में बनाऊंगा, जो कि माइनस टाइम्स 1+बीटा v हो जाएगा। सही है क्या बात? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. रेन की एक्चुअल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि अभी भी वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगी? Vertical downwards, sir. हाँ, और अब जब स्पीड बढ़ा देगा तो अब उसको ये येलो वाले लाइन के वेक्टर पर उसको दिखाई देगी ऐसे, येलो वाला जो है ना वेक्टर, उसको ऐसे दिखाई आते हुए दिखाई देगी, वीआरएम येलो वाले वेक्टर के डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देगी। करेक्ट है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब और जब इस तरीके से वो बढ़ा देता है तो एंगल बदल के 45 हो जाता है। पहले एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 पर था, अब बदल करके हॉरिजॉन्टल से ही बताया इन्होंने। करेक्ट है कि कुछ और गलत बता दिया मैंने? नो सर। हाँ, तो पहले हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा था 60, और अब चेंज होके 45 हो गया। तो ये 45 हॉरिजॉन्टल में चेंज हुआ कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में? Horizontal, sir. तो पहले हॉरिजॉन्टल से 60 था, अब हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा? 45. लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाला मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का वर्टिकल वाला है। तो अगर ये 45 है तो वर्टिकल वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 45। 45. इस एंगल में ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? -1 plus beta v upon बीटा Yes. इंटू वी बीटा v। हाँ, और अपॉन वी आर। बेस क्या है? वी आर की वैल्यू निकाल रखा था क्या हम लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, Yes, tan sir. 45 की वैल्यू कितनी है? 1. 1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स v। वी की वैल्यू पीछे मैंने निकाल रखा था -√3v, जिसको मैं डाल दूंगा -√3v। ऊपर से माइनस, नीचे से माइनस कैंसिल, ऊपर से v नीचे से v कैंसिल, √3 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, √3 1 प्लस b। करेक्ट है क्या बात? यहाँ तक Yes, sir. Yes, sir. √3 की वैल्यू होती है 1.732 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा। 1 को इधर भेजेंगे, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.7। 0.7. कौन सा आंसर सही हो जाएगा? C वाला. ऑप्शन बात समझ में आई तुम लोगों को कि नहीं, कि फिर से समझाऊं? Sir, I. किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, न्यूमेरिकल्स पढ़ना समझ में थोड़ा बहुत आया कि क्या बोल रहा है, कैसे डायग्राम बनाना है? सर ये अंडर रूट्स की वैल्यू कैसे? अरे बेटा, रूट की वैल्यू याद करते हैं, √2 की वैल्यू आपको याद करना होगा। √2 की वैल्यू क्या है? √2 की क्या वैल्यू है? 1.414. √3 की वैल्यू क्या है? 1.732. हाँ, अब मुझे √5 की वैल्यू याद नहीं आ रही कितनी है, 0.3 समथिंग ऐसे है, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे रहती है, याद कर लो। √5 की वैसे इतना ज्यादा काम तो नहीं आएगी, √3 √2 की वैल्यू तो याद कर लो। √5 की वैल्यू 2.23 है, भूल जाता हूँ इसकी वैल्यू 2.23। मैं भूलूंगा तो मैं तो निकाल लूंगा, मुझे तरीका पता है। तुम लोग को पता हो तरीका, तुम लोग के कमांड हो, प्रैक्टिस हो तो निकाल लो, नहीं कमांड हो तो बेहतर है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रख लो √5 की। √10 की वैल्यू कितनी है? 3.16। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन पढ़ना समझ में आया कुछ? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन बटरफ्लाई वाला बहुत इजी है, पढ़ो। Sir, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा। A butterfly is flying with a velocity 402 meter per second in northeast direction. Wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south. The resultant displacement of the butterfly in 3 seconds is. एक बटरफ्लाई है 4√2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। यानी कि अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं या कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो ये होता है बेटा नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ,
ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। अब ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो बटरफ्लाई जो जाना, ये जो लिखा है ना, बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4√2 इन मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट, ये लिखा है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और आगे लिखा है विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के पता है आप लोग को क्या समझना चाहिए? आप लोग को ये समझना चाहिए कि बटरफ्लाई जो कोशिश कर रही है वो जाना चाह रही है ऐसे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और जो हवा बह रही है वो नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे होगा। हवा जो बह रही है वो ऐसे बह रही है, ऐसे। तो जो नेट एक्चुअल में जो जाएगी वो कहां से जाएगी, वो कैसे जाएगी? इन दोनों के एफर्ट का मिला करके फाइनल रिजल्ट ऐसे जाएगी। समझ में आई क्या बात तुम लोगों को? यस सर। Yes. हाँ, तो Yes, क्वेश्चन sir. का पहले स्टेट नहीं समझ में आई? आ गई सर, आ गई। क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट पढ़ के समझना है कि बटरफ्लाई जो उड़ रही है वो 4√2 की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट में उड़ रही है, और हवा जो बह रही है वो 1 मीटर पर सेकंड में नॉर्थ टू साउथ बह रही है। तो एक्चुअल में बटरफ्लाई नॉर्थ ईस्ट में 4√2 से नहीं जा रही, वो उसकी कोशिश है 4√2 नॉर्थ ईस्ट में कोशिश कर रही है। और हवा की जो कोशिश है, हवा जो उसको बहा के ले जा रही है वो नॉर्थ टू साउथ ले जाके जाने की कोशिश कर रही है, नीचे की डायरेक्शन। तो एक तो बटरफ्लाई का एफर्ट हो गया 4√2 नॉर्थ ईस्ट में, एक हवा का एफर्ट हो गया नीचे की डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हो गया, और दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर येलो वाला आ जाएगा। ये तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ करके समझना हो। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, अब देखो, हवा जो बह रही है हवा जो बह रही है बेटा वो 1 मीटर पर सेकंड नॉर्थ टू साउथ, यानी 1 मीटर पर सेकंड है, और ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड जा रही है क्या, नॉर्थ टू साउथ? Yes, sir. आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, I cap. नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप ना, तो माइनस जे कैप हो गया। अच्छा, अब इस नॉर्थ ईस्ट वाले वेक्टर को मैं फिर से बना रहा हूं कि ये नॉर्थ ईस्ट लिख दिया है 4√2, और आपको पता नहीं है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट लिखा है, नॉर्थ और ईस्ट लिखा है, इसका मतलब जस्ट नॉर्थ और ईस्ट के मिड से बात कर रहा है। ये तुम लोगों को क्वेश्चन से पढ़ करके समझना होगा, इतनी सी बातें कॉमन होती हैं कभी कभी क्वेश्चंस में। तो जस्ट मिड पॉइंट पे होगा बेटा, तो एंगल कितना बनाएगा, 45। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ जरा मुझे, 4√2 cos 45। cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू1/√2। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 4, करेक्ट? Yes, sir. sir. उसी तरीके से परपेंडिकुलर में बताओ 4√2, sin sin 45 डिग्री। सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा फिर से, 4 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 4 मीटर पर सेकंड आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप। 4 आई कैप, और ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आई जे माइनस जे आई माइनस जे 4 J. जे कैप। 4 जे। तो जो नेट आया वेलोसिटी उसका, एक तो इसका एफर्ट हो गया। अच्छा, पहले इसका जो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई है उसको रिप्रेजेंट करो, कितना है हॉरिजॉन्टल में, कितना है 4 आई कैप प्लस वर्टिकल में कितना है, 4 जे कैप उसके बाद विंड का बताओ, विंड का कितना है, -1 जे कैप। माइनस जे कैप। तो जो नेट आएगा इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो लिखते हैं पहले वाले का, लिखते हैं कितना है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दूसरे वाले का कितना है माइनस जे कैप, डायरेक्ट ऐड करके लिखो। अब 4 आई कैप तो एज इट इज हो जाएगा, और 4 जे माइनस जे एड अप होके कितना हो जाएगा, 3 जे। अच्छा, ये नेट वेलोसिटी आ गई। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, अगर इसका हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है तो कैसे निकालेंगे, रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ऐड होके एड अप होके सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 25 25 का रूट 5। 5। तो ये जल्दी जल्दी तुम लोग बताया करो, तो तुम लोग को थोड़ा स्किप किया करो स्टेप फटाफट। अरे 5 तो आंसर आ ही नहीं रहा, नहीं, क्वेश्चन यही गलती करोगे तुम लोग, यार हमने तो 5 निकाला है 5 आया नहीं। क्वेश्चन पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकंड, तो वेलोसिटी पता चल गई,
जो नेट वेलोसिटी है वो हमको पता चल गई 5 है, टाइम उन्होंने दे रखा है 3 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है ना। Yes, sir. वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम कितना है 3, सॉल्व करके कितना हो जाएगा 15 meters. मीटर पर सेकंड नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ना तो मीटर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने नेट वेलोसिटी निकाला वेक्टर्स का मदद करके यूज से, और फिर उसके बाद नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। बात समझ में आई क्या, 2D मोशन समझ में आई क्या। अब किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है। नो सर। नो सर। रेन मैन का प्रॉब्लम वाला और मुझे क्वेश्चंस में है नहीं, ठीक है, वरना मैं रेन मैन के, अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ये रेन मैन वाला प्रॉब्लम है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स एन अम्ब्रेला 45 डिग्री विद द वर्टिकल। जब वो खड़ी है लड़की स्टैंडिंग है, तब वो वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर अम्ब्रेला बना रही। इस बात से तुम लोग क्या समझते हो। वर्टिकल का जो थीटा होगा वो 45 होगा। किसका वर्टिकल, वेलोसिटी ऑफ रेन की बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बात हो रही है, कि वेलोसिटी ऑफ मैन की बात हो रही है। So velocity of man. भाई मैन तो चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, जब वो लड़की खड़ी है तो वीएम तो चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। सर रेन अम्ब्रेला होल्ड किया, क्या बेटा, क्या बोला फिर से बोलो। Umbrella. अम्ब्रेला है वो 45 डिग्री पर होल्ड हाँ किया है। तो भाई जिस डायरेक्शन में बारिश होगी उसी डायरेक्शन में तो आप अम्ब्रेला रखोगे ना। वर्टिकल से 45 पर तुमने रखा है, तो बारिश भी तो वर्टिकल से 45 पर ही तो आ रही होगी, तभी तो वर्टिकल से 45 पर तुम अपने अम्ब्रेला को खोलोगे, तभी तो बचोगे। तो जब आप खड़े हो ना बेटा, तो आप जब स्टैंड हो, वेलोसिटी ऑफ मैन जब 0 हो, खड़े हो, तब आपको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से 45 पे खोलना पड़ रहा है। इसका मतलब जो वर्टिकल से एंगल बनाएगा रेन, ये एंगल सेम ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब जब आप खड़े हो तो बारिश कितने एंगल पर आ रही है वर्टिकल से 45. हाँ, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझना है, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को पढ़कर। समझ में आया क्या। यस सर। एक हिस्सा तो अब आप लोग को ये आप सीख रहे हो कि हमको करना क्या है, स्टेटमेंट पढ़ के समझना कैसे है, ठीक है। ये बातें तभी समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गया, और वेलोसिटी ऑफ रेन परपेंडिकुलर से, जिसका नाम मैं फाई दिया करता था एंगल को, वेलोसिटी ऑफ रेन का एंगल को फाई नाम दिया करता था, 45 डिग्री, ठीक है। अब वो लड़की चलने लगी, कह रही है कि अब मैं चलूंगी बिना अम्ब्रेला के, चलूंगी कितने स्पीड से, 15√2 से। तो लड़की भैया चलने लगी कितनी स्पीड से, 15√2 की स्पीड से चलने लगी। लेकिन हमें जो चाहिए होता है वो तो हमको अपोजिट वाला चाहिए होता है, करेक्ट, -vm चाहिए होता है, करेक्ट। हाँ, तो ये -15√2 की स्पीड से ये वेक्टर बन गया -vm, करेक्ट। यस और जो आपका, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा और है, जो आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कुछ इस तरीके से वर्टिकल से 45 डिग्री पर है, करेक्ट है। यस अच्छा द ड्रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली, तो जब वो चलती है तब उसको वर्टिकली हिट हो रहा है। तो ये कौन सा परसेप्शन है, जब वो खड़े होकर देख रही तब का परसेप्शन है, कि जब वो मूव कर रही है तब का परसेप्शन है। मूव हाँ, जब वो मूव कर रही है तब उसको जो रेन दिख रही है मैन के रिस्पेक्ट में VRM, वो कैसे दिख रहा है, परपेंडिकुलरली, सीधे सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, करेक्ट है क्या बात। यस सर। तो जब वो लड़की मूविंग मैन में उसको परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड दिख रहा है, तो उन्होंने हमको समझा दिया कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा, जो मूविंग मैन का जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा, करेक्ट है। यस सर। एंगल बन गया, बस कहानी खत्म। पूछा क्या है, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप, यानी VR पूछ रहा है। तो VR हमको पता नहीं है, लेकिन डायरेक्शन VR की परपेंडिकुलर से 45 है। VM हमको पता है कि -vm कितना है, -15√2 है। और ये कौन सा वेक्टर बनता था, इन दोनों का रिजल्ट ही तो है। VR इस डायरेक्शन में, उसके हेड पर -vm का टेल है, और इन दोनों का रिजल्ट बन रहा है। क्या लिखते थे इसको हम, VR। चलो tan 45 लगाओ, -15√2 अपॉन VR 45 का वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल्स टू -15√2 अपॉन, करेक्ट है क्या बात। यस सर। तो VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
15 root minus 15 root 2. अरे ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। अरे बेटा ये देखो 30/√2 लिखा है ना, Yes, sir. तो 30/√2 लिखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे √2 से ऊपर √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर आ जाएगा 30√2, नीचे आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 2. 2 और 30 सॉल्व होके कितना हो जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा आंसर 15√2। आपका आंसर कितना आ रहा था 15√2। नहीं समझ आई क्या बात? आ गई सर। अगर तुमको यहां से करना है यहां से कर लो कि 15√2 लिखा है। अब आप लोग सॉल्व कर लोगे लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऑप्शंस को सॉल्व नहीं किया। अब आप एक काम करो, ऊपर √2 से नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। √2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा root 2 तो 15 2 कितना हो गया ये 30 30/√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 3. 3 या सी। माइनस नहीं लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं लिखा है, बहुत बार ऐसे नहीं लिखते हैं आंसर्स में, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। आंसर मैच कर गया ना, मैग्नीट्यूड मैच कर गया ना, बस। नहीं समझ में आई बात क्या? आ गई आ गई. इस तरीके से आपने देख लिया। आज हम समराइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा इन 2D, ठीक है, रिलेटिव मोशन इन 2D कंप्लीट किया। आज एक्चुअल में हमने पढ़ा रेन मैन प्रॉब्लम, और आज हमने PYQs लगाए। हमने काहे के PYQs लगाए? आज हमने रिवर मैन प्रॉब्लम के PYQs लगाए, और आज हमने रेन मैन प्रॉब्लम के PYQs लगाए। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्लास नोट JPYQs मॉड्यूल संगेज से हमने ये सिलेबस पूरा चैप्टर तैयार किया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे NLM, और जितना मजा NLM आएगा उतना मजा पूरी दुनिया में किसी और चीज में नहीं। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता Thank you, हो। sir. हाँ।